क्लास 9 चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स पॉवर्टी एज अ चैलेंज। मतलब पॉवर्टी जो होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज होती है। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी होती क्या है? सबसे पहले पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द एसेंशियल थिंग्स टू एंजॉय मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो व्यक्ति है अपनी जरूरतें भी पूरी, जो बेसिक जरूरतें हैं उनको भी पूरी नहीं कर पाता। जब एक इंसान अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता तो वो पुअर कहलाता है। बेसिक रोटी कपड़ा और मकान जो तीन चीजें होती हैं, वो शेल्टर, फूड एंड क्लोथ, अगर ये तीन चीजें भी अगर वो नहीं अर्न कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो पुअर है। तो वही पॉवर्टी एक कंडीशन है जिसमें कि जो कोई भी हमारे देश के जो नागरिक है उनके पास इतने भी फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है कि जिससे वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। और ये हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, हमारे स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। अब टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के दो केस है, दो टिपिकल केस है। दो केस मतलब एक अर्बन केस में अर्बन पॉवर्टी और दूसरा रूरल पॉवर्टी। मतलब शहरों में कुछ अलग तरीके से गरीबी को देखा जाता है और गाँव में कुछ अलग तरीके से। दो केस है, अर्बन केस एंड रूरल केस। तो द टू टिपिकल causes of poverty, the following two cases show the many dimension of poverty, including lack of proper food, shelter, health care, education, as well as clean water and sanitation. They also show lack of regular mean of livelihood. तो मतलब इस कंडीशन, पॉवर्टी वाली कंडीशंस के अंदर क्या होता है? प्रॉपर फूड नहीं मिलता, शेल्टर रहने के लिए घर नहीं मिलता, हेल्थ केयर मतलब अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलती, यहाँ तक कि पीने के लिए साफ पानी और साफ जगह तक नहीं अवेलेबल होती पुअर पीपल्स को। अब अर्बन केस में पॉवर्टी क्या है? पहला है अर्बन केस। राम शरण इज डेली वेज लेबरर इन अ फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। इस पे एग्जांपल दे रखा है कि जो राम शरण एक मजदूर है, झारखंड में किसी फैक्ट्री में काम करता है, रांची में। ही अर्न अराउंड 1500 पर मंथ व्हेन एम्प्लॉयड। जब उसको काम मिला था तो पूरे महीने में 1500 रुपये कमाता था। ही सपोर्ट इज फैमिली ऑफ 6 पर्सन। उसकी फैमिली में 6 पर्सन है। बिसाइड सेंडिंग सम मनी टू द ओल्ड पेरेंट्स। उसकी खुद की फैमिली में 6 पर्सन है और उसको अपने पूरे ओल्ड पेरेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ भेजना पड़ता है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड एंड अर्न ₹800। उसकी जो वाइफ है वो भी पार्ट टाइम मेड, घरों में साफ सफाई का काम करती है, वो भी 800 रुपये कमाती है। हिज एल्डर सन ऑल्सो वर्क एज अर्न ₹300। उसका जो बड़ा बेटा है वो भी काम करता है, वो 300 रुपये कमाता है। एंड नन ऑफ हिज 4 चिल्ड्रंस। अब उसके 4 बच्चे हैं, 12 से एज, उनकी जो एज है 6 मंथ से लेके 12 साल के बीच में है, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाते, नहीं कैन अटेंड स्कूल अटेंड कर सकते लेकिन नहीं पढ़ पाते। द फैमिली लिव इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस ऑन अ आउटर एरिया ऑफ सिटी। मतलब बाहर किसी साइड पर एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। द यंगर चिल्ड्रन आर अंडर नॉरिश्ड। अंडर नॉरिश्ड मतलब उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। दे हैव वेरी फ्यू क्लोथ्स एंड फुटवेयर एंड नो एक्सेस टू हेल्थ केयर। उनका पहनने के लिए चप्पल नहीं है, प्रॉपर कपड़े नहीं है और हेल्थ केयर भी वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर वो बीमार हो जाए, ज्यादा बीमार हो जाए तो हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक गरीब परिवार इन केस ऑफ अर्बन। ठीक है, रूरल केस में क्या होता है? रूरल का देखा, लखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नीरज मेरठ इन उत्तर प्रदेश। एक छोटे से गांव में रहता है उत्तर प्रदेश, यूपी में, मेरठ में। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब फॉर बिग फार्मर्स एंड आर ₹50 पर डे। तो वो दूसरे की खेतों में काम करते हैं और 50 रुपए रोज के कमाते हैं। दे गेट सम फूड ग्रेन और अदर आइटम इंस्टेड ऑफ कैश। अब कैश की जगह कुछ गेहूं मिल जाता है और कुछ और आइटम मिल जाती है। लखा सिंह इज नॉट लिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं है। एंड इज फैमिली ऑफ 8 पीपल लाइव इन अ कच्चा हट नियर द एज ऑफ द विलेज। गांव के कोने पे कच्ची झोपड़ी में 8 लोग वो रहते हैं। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, कैन नॉट अफोर्ड न्यू क्लोथ और इवन सोप और ऑयल। वो हेल्थ केयर तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, यहाँ तक कि उनके पास वो अच्छे कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और यहाँ तक कि उनको नहाने के लिए साबुन और तेल की भी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। दीज टू टिपिकल केस इलस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। इनसे पता चल जाता है कि पॉवर्टी किस तरीके की है। दे शो दैट पॉवर्टी मीन हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी का मतलब भूखे रहते हैं और रहने के लिए छत नहीं है। इट इज ऑल्सो सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बच्चे अपने बच्चों जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते और जब वो बीमार होते हैं तो उनका इलाज नहीं करवा पाते। पॉवर्टी ऑल्सो मीन लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। पॉवर्टी का ये भी मतलब है कि क्लीन वाटर नहीं है और सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। इट ऑल्सो मीन लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल। और पॉवर्टी का मतलब ये भी है कि उनको डिसेंट लेवल पे जॉब नहीं मिल रही है। पुअर पीपल आर इन द सिचुएशन इन विच दे आर इलिटरेटेड। मतलब इलिटरेटेड मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है। एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन फार्म, फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसेज,
हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी काम करते हैं वो। दीज टू केसेस क्लियर प्रूव महात्मा गांधी स्टेटमेंट दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। तो इससे एक बात याद आती जो महात्मा गांधी ने कही थी कि भारत जो है असली मायने में तब आज़ाद होगा जब हर एक व्यक्ति को खाना मिलेगा, हर व्यक्ति जो है ह्यूमन सफरिंग से बाहर होगा, मतलब भूख से या किसी चीज़ से पीड़ित नहीं होगा, तब सही मायने में जो हमारा भारत है वो आज़ाद होगा। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब सोशल साइंटिस्ट की नज़र में पॉवर्टी क्या है, उनका एक अलग नज़रिया देखने का पॉवर्टी को। सोशल साइंटिस्ट एनालाइज पॉवर्टी फॉर मैनी इंडिकेटर बिसाइड लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। दीज इंडिकेटर, अब उनके अलग इंडिकेटर्स होते हैं पॉवर्टी को देखने। अब कौन कौन से इंडिकेटर है? इलिटरेसी लेवल, मतलब कितने लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको गरीबी की रेखा के नीचे ही मानते हैं। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्राप्त नहीं हो रहे, मतलब खाना ढंग से नहीं मिलता। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब वो हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो उनके पास सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर की भी कमी है। तो ये सारी चीजें एक सोशल साइंटिस्ट के अनुसार ये सारी चीजें जिसके पास नहीं है वो पुअर है। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को के इंडिकेटर्स क्या है, पॉवर्टी को दर्शाने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी एनालाइज द सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। अब सोशल एक्सक्लूजन के अंदर क्या आता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पॉवर्टी इज सीन इन टर्म ऑफ द पुअर who are living in the poor surrounding with poor people। मतलब इस कंसेप्ट के अनुसार हम देखें तो वो लोग जो गरीबों की तरह रहते हैं और गरीबों के साथ रहते हैं वो सब पुअर है। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी, और उनको सोसाइटी में भी बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है, उनको अलग ही निकाल के रखा हुआ है, कोने में डाला हुआ है। इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन। मतलब कास्ट सिस्टम, सोशल एक्सक्लूजन मतलब समाज में से बहिष्कृत कर देना, बाहर निकाल देना, तो जो सोशल एक्सक्लूजन है कास्ट सिस्टम के बेस पे उनको बाहर कर देते हैं। जैसे किसी गांव में, पुराने किसी गांव में जाओगे तो सबसे अच्छे एरिया में तो ऊंची जाति के लोग रह रहे होंगे, ठाकुर ब्राह्मण वो रह रहे होंगे, और जो गंदा एरिया होगा वहां पर वो जो नीची जाति के चमार वगैरह ये सारी जो जातियां हैं वो लोग रह रहे होंगे जो साफ सफाई का काम करते हैं। जैसे हमने हिंदी में एक कहानी पढ़ी हुई है, ठीक है, मैला चल नाम से एक उपन्यास है, उसमें भी यही बताया गया है, ठीक है। तो जो भी बड़ा गांव हो तो जाति के आधार पर उनको डिवाइड किया हुआ है, दैट इज सोशल। जो सोशली एक्सक्लूडेड है वो पुअर है, जो उनसे बाहर है वो पुअर है, ठीक है। In India, caste system is based on social exclusion. People belonging to certain caste were prevented from enjoying equal facilities. उनको equal facility मतलब यहाँ तक कि गांव के कुएं पे पानी भी नहीं उन्हें भरने दिया जाता, उनको बेनिफिट्स वो नहीं प्राप्त होते, अपॉर्चुनिटीज वो प्राप्त नहीं होती। This cost more poverty than the lower income. इससे गरीबी जो है ज्यादा होती है, लोअर इनकम से तो कम गरीबी होती है। मतलब वो उनको अधिकार तो है, कम से कम लड़ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकार भी प्राप्त नहीं है, तो वो उससे भी बुरी कंडीशन होती है जहाँ पर वो लोग पुअर रह जाते हैं। दूसरा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? इट इज अ मेजर विच describe the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in coming time। ये वो है जिससे कि आने वाले टाइम में वो लोग और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल लाइक विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। विडो मतलब विधवा, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो तो उनके पास कमाई का साधन ही नहीं है, काम कर ही नहीं पाएंगे तो गरीबी कहलाएंगे। इट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटी इन टर्म ऑफ एसेट, एजुकेशन, जॉब और हेल्थ। और अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर एसेट्स मतलब उनके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी चीजें वो ऑन करते हैं, एजुकेटेड कितने हैं, जॉब कैसी है, हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाते हैं, उसके बेसिस पे पॉवर्टी का डिवीजन हो जाता है। इट इज ऑल्सो एनालाइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ दीज कम्युनिटी टू फेस वेरियस रिस्क लाइक नेचुरल डिजास्टर लाइक बाढ़, भूकंप, इन सब चीजों को झेलने की उनके अंदर क्षमता कितनी है। टेररिज्म मतलब वो तो पहले से ही गरीब है, उनको कुछ है ही नहीं, लेकिन जब ऐसी आपदाएं आ जाती हैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वो भी बह जाता है, वो भी चला जाता है उनके पास से, तो बिल्कुल ही लाचार हो जाते हैं। द ग्रुप विच फेस ग्रेटर रिस्क एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी आर कॉल्ड वल्नरेबल ग्रुप। मतलब वो ग्रुप जो उन कैलेमिटी से लड़ने की योग्य है उनको हम वल्नरेबल ग्रुप कहते हैं, मतलब अलग, ठीक है। जिनको ज्यादा रिस्क होता है, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज से जिनको ज्यादा रिस्क होता है वो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन अ कंट्री। एक इमेजिनरी एक लाइन बना दी इमेजिनरी कि इसके ऊपर जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन है, उसके नीचे जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब अलग अलग कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग तरीके से है। इनकम और कंजम्पशन लेवल इज यूज्ड टू डिटरमाइन पॉवर्टी इन अ नेशन। इनकम
अब इनकम और कंजम्पशन लेवल, कितना वो कंज्यूम करते हैं, कितना अर्न करते हैं, उसके बेसिस पे ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है किसी भी नेशन की। इट मीन पीपल विल बी कंसिडर्ड पुअर इफ देयर इनकम और कंजम्पशन लेवल इज बिलो अ मिनिमम लेवल। मतलब एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया, उससे नीचे का लेवल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके ऊपर जो है वो पुअर नहीं है, विच इज नीडेड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। अब एक तो पॉवर्टी लाइन बता दी, पॉवर्टी लाइन होती क्या है कि बताओ, एक लाइन सेट कर दी है, एक लेवल सेट कर दी है, उसके नीचे जो है वो पुअर, उसके ऊपर जो है वो पुअर नहीं है। अब इस पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन कैसे होता है इंडिया के अंदर, इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है कि पॉवर्टी मतलब सबसे बिलो लेवल क्या रखा जाए, उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे। पहला है, इन इंडिया अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइटिंग, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन। मतलब एक मिनिमम लेवल सोच लिया जाता है कि एक व्यक्ति को, एक इंसान को इतना खाना चाहिए, इतने कपड़े चाहिए, ये मतलब जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसका एस्टिमेट कर लिया जाता है, वही हमारा पॉवर्टी लाइन के लिए एक एस्टिमेट बन जाता है। ठीक है, फिर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। आप फूड रिक्वायरमेंट को कैसे एस्टिमेट करेंगे, एक इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, मिनिमम कितनी कैलोरीज सर्वाइव करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, तो उन कैलोरीज के बिहाफ पे, उन कैलोरीज के बिहाफ पे फूड रिक्वायरमेंट सेट की जाती है एक इंसान की। फूड आइटम में क्या क्या था, सच एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर फॉर्म अ कैलोरी नीड्स। दाल, सब्जी, दूध, तेल, घी, इन सब चीजों से जो टोटल कैलोरीज मिलती हैं, तो उससे वो सारी कैलोरी नीड को पता लगाया जाता है। द कैलोरी नीड आर डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क। और जो कैलोरी नीड्स होती है हर इंसान की सेम नहीं होती, मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। जो लाइट वर्क कर रहा है उसकी कैलोरी नीड अलग होगी, जो हैवी वर्क कर रहा है उसकी कैलोरी नीड अलग होगी। सबकी कैलोरी नीड अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स, अकॉर्डिंग टू देयर एज। एक बच्चे की कम होगी, एक बड़े की ज्यादा होगी, और फिर एक बुजुर्ग इंसान ओल्ड एज की और कम होगी फिर। ठीक है, इन इंडिया द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन। इंडिया के अंदर मिनिमम जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होते हैं 2400 पर पर्सन है पर डे। हर रोज एक इंसान को 2400 कैलोरीज चाहिए इन रूरल एरियाज, गांव में, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में 2100, क्योंकि 2400 रूरल एरिया में इसलिए है क्योंकि वो हैवी वर्क करते हैं, खेतों में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, उनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है। और जो शहरों में काम करते हैं उनको कम कैलोरीज की नीड होती है क्योंकि वो इतना हैवी वर्क नहीं करते हैं। द मनी वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ फूड, ग्रेन, अदर आइटम इन रिवाइज पीरियडिकली बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ दीज गुड्स। अब हमें मनी वैल्यू मतलब एक इंसान को डेली सर्वाइव करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे वो मनी वैल्यू जो होती है चेंज होती है। मनी वैल्यू किस किस चीज़ की, फूड की, शेल्टर की, एजुकेशनल नीड्स और उनकी हाइजीन नीड्स, उन सब चीज़ों की मनी वैल्यू लगा ली जाती है कि एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए पर डे 100 रुपीज़ चाहिए, 200 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, तो अगर 100 रुपीज़ चाहिए तो मंथली उन्हें 3000 रुपीज़ चाहिए एक पर्सन को। तो इस हिसाब से सेट कर लिया जाता है इसको। ठीक है, मनी वैल्यू सेट कर लेते हैं। In the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed as 816 per month for rural areas। मतलब 2011-12 में जब एस्टिमेट किया गया था तो एक इंसान को सरवाइव करने के लिए 816 रुपीज़ चाहिए थे पर मंथ, सरवाइव करने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए 2011-12 के अंदर। ठीक है, इन रूरल एरियाज, और ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज। और अर्बन एरिया में तो उसे एक पर्सन को पर मंथ 1000 रुपीज़ चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये थी पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। इन दिस वे 2011-12 अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर अर्निंग लेस देन 4080 पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड 5000 पर मंथ इन अर्बन एरिया विल बी कंसीडर्ड लाइंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर एक परिवार में 5 जने हैं तो अगर वो 4080 रुपीज से कम कमा रहे हैं, और उनकी फैमिली इनकम 4080 रुपीज से कम है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उससे ज़्यादा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। और इन अर्बन एरियाज उनकी जो फैमिली इनकम 5000 पर मंथ है तब तो वो 5000 पर मंथ से कम है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उससे ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन। इस तरह से एस्टिमेट किया जाता है पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। समझ गए, तो उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले सर्वे होने चाहिए। सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर carried out by the National Sample Survey Organization NSSO, National Sample Survey Organization। ये ऑर्गेनाइजेशन है
जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करती है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1950 में। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको ये एस्टैब्लिश हुई थी 1950 में, जो कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करती है। ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन वेरियस कंट्रीज एंड फॉर देयर कंपैरिजन, international organization like World Bank use a information standard method. As per this method, the poverty line is level of minimum availability of equivalent of $1.9 per person per day. ठीक है। अब जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? वर्ल्ड बैंक, जो एस्टिमेट करती है। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन से ऊपर के लिए अगर एक पर्सन को $1.9 पर डे अर्न करना चाहिए, उसके ऊपर इनकम होनी चाहिए $1.9 पर डे हर पर्सन की, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर उससे कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये हो गया पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, ये तो पॉवर्टी लाइन था। अब पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट की जाती? पुअर कौन है? देयर इज डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004। मतलब पॉवर्टी रेशियो 1993-94 में जो थी 45%, मतलब 45% लोग गरीब थे, जो अब कम हो करके 37.2% हो गई 2004 और 5 में। ठीक है। The proportion of people below poverty line further come down to about 22% in 2011-12। तो ये 22% और कम हो गई 11-12 के अंदर। If the trend continue, people below poverty line may came down to less than 20% in next few years। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों में जो पॉवर्टी रेशियो है वो 20% हो जाएगी। ठीक है। The percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades। मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे वो 2 decades, लास्ट 20 years में बहुत कम हुए हैं, उनका रेशियो जो है बहुत ज़्यादा कम हुआ है। The number of poor declined from 407 million in 2005 to 270 million in 2011-12। मतलब पुअर थे 407 मिलियन थे 2004-5 में, कि कम होकर के 270 मिलियन रह गए 2011-12 में। An average annual decline of 2.2% recorded during 2004-5 to 2011-12। 2004 से 2005 से लेकर के 2011-12 तक जो डिक्लाइन परसेंटेज है वो 2.2% है पर ईयर। हर साल जो पुअर है, पॉवर्टी रेशियो वो 2.2% कम होती है। फिर वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप क्या होते हैं? जो अलग के मतलब जो नीची जाति वगैरह के होते हैं, जिनको हमने समाज से आउट कर रखा है, सोसाइटी से आउट कर रखा है, वो उस ग्रुप का क्या है? पॉवर्टी अमंग सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरी वेरियस वाइडली इन इंडिया। सोशल ग्रुप विच आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल। ज़्यादातर जो कौन सी वल्नरेबल जो है वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इकोनॉमिक ग्रुप विच आर मोर वल्नरेबल पॉवर्टी इन रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अगर हम कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखें तो SC और ST सबसे ज़्यादा गरीब हैं। और अगर हम सोशल ग्रुप के हिसाब से देखें तो जो एग्रीकल्चर लेबर है, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट नहीं, जिसकी अपनी ज़मीन है वो गरीब नहीं है, जो वहाँ पर लेबर का काम करते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो है गरीब। ठीक है। और कैजुअल लेबर्स, जो जिनको कभी कभी शहरों में काम मिलता है, अर्बन एरिया में कैजुअल लेबर्स और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लेबर्स, ये गरीब है। ये सोशल ग्रुप्स है। अगर सोशल ग्रुप के आधार पर देखें तो एग्रीकल्चरल लेबर्स और कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, जो घरों में काम करते हैं ना शहरों में, वो गरीब है। However, during the last few years, all these groups except the scheduled tribe group have witnessed decline in poverty। सिर्फ ST को छोड़ करके बाकी सब में, सबकी पॉवर्टी में कमी आई है, सब पॉवर्टी लाइन के ऊपर गए हैं। There is a great difference among the member within the poor families. It is observed that female infants, women and elderly members in the poor family were not given equal access to resources available to the family, so they are also called poorest of the poor। पुअर में भी एक कैटेगरी होती है, पुअरेस्ट होते हैं और ज़्यादा गरीब, जिन घरों में जो महिलाएं हैं, मतलब फीमेल्स हैं, वो वर्क नहीं करती और ओवर एज पर्सन है वो भी वर्क नहीं करते, तो वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हो जाते हैं। मतलब वो गरीबी से भी और गरीब से और गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ज़्यादा। द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप इन इंडिया इज 22 आउट ऑफ 100। 100 में से 22 लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। हाउएवर 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, और उसमें से 43
100 में से 43% पीपल जो है वो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में जो कैजुअल वर्कर्स है उसके 34% आर बिलो पॉवर्टी लाइन। About 34% of casual labor farm and 29% of scheduled caste are also poor। 3% बेस पे दे रखा है। फिर है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, डिस्पैरिटीज का मतलब होता है कि उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब उन इनकम के लेवल पे डिफरेंशिएट किया जाता है इनको। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर स्टेट के अंदर प्रपोर्शन सेम नहीं है पुअर पीपल का। किसी किसी स्टेट में पुअर पीपल कम है और किसी किसी में बहुत ज्यादा है। इन 2011-12 एस्टिमेट्स ऑल इंडिया HCR का मतलब होता है हेड काउंट रेशियो, ठीक है, was 21.9%। द स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल, मतलब इन शहरों के, इन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा गरीब मिलते हैं। बिहार एंड ओडिशा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विच पॉवर्टी रेशियो इज 33.7% एंड 32.6%। मतलब सबसे जो पुअरेस्ट स्टेट है वो बिहार और उड़ीसा है, क्योंकि वहां पर बाढ़ वगैरह ज्यादा आती है तो वहां पर काम भी नहीं है और जो फसलें वगैरह करते तो बह भी जाती हैं काफी, इसीलिए वहां पर काफी पुअर पीपल पाए जाते हैं। तो बिहार की जो पॉवर्टी रेशियो है वो 33.7% है और ओडिशा की जो पॉवर्टी रेशियो है वो 32.6% है। रूरल अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी रूरल अर्बन पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। इन स्टेट लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। यहाँ पर पॉवर्टी में कमी आई है। केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ पर कमी आती है पॉवर्टी। द स्टेट विच आर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड। अब ये क्या होता है, ये स्टेट सक्सेसफुल क्यों है पॉवर्टी को कम करने में, इसके कुछ एग्जांपल है। पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ स्टेट। अब पंजाब और हरियाणा में उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाया जिससे पॉवर्टी कम हुई है। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस किया, उन्होंने अपने लोगों को लिटरेट किया। केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसीलिए ये अपनी गरीबी को कम कर पाए। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मतलब जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया पॉवर्टी को कम करने के लिए। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ग्रेन सिस्टम कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स। उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया, लोगों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, फूड ग्रेन्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फोकस किया जिससे कि वो अपनी पॉवर्टी को कम करने में समर्थ है। फिर है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, ये तो इंडिया के बारे में बात होती है, उसकी स्टेट्स के बारे में बात होती है। ग्लोबली द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अब हम एक कंट्री की बात कर रहे थे तो वहाँ पॉवर्टी लाइन की बात की थी हमने। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे करते तो वो पॉवर्टी लाइन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बन जाती है। एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी हैज रिड्यूस्ड इन वर्ल्ड फ्रॉम 36% इन 1990 टू 10% इन 2015। मतलब जो इकोनॉमिक पॉवर्टी है वो 36% कम हुई 1990 से, मतलब 36% से वो 10% कम होकर 10% रहेगी इन 2015 में। बट स्टिल देयर आर वास्ट रीजनल डिफरेंस, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। अब वो डिफरेंस क्या है, इन साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना देयर इज डिक्लाइन इन पॉवर्टी ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में देखते हैं तो वहां पर पॉवर्टी बहुत जल्दी कम हुई है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जल्दी हुई है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। इन चाइना the number of poor has become down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 and to 0.6% in 2009। मतलब चाइना में जो नंबर ऑफ पुअर है वो कम हो गए, पहले 88.3% थे, 1981 में 88.3% थे और 40.7 जो 2008 में 14.7 रह गए और 0.6 रह गए 2019 में, यानी कि वहाँ की पॉवर्टी बिल्कुल ही खत्म कर दी उन्होंने। In the South Asian country like India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the decline has also been rapid from 34% in 2005। जो poverty ratio थी 34% थी 2005 में, वो 15.2% रह गई 2015 में। Which decline in percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from
510.4 मिलियन इन 2005, मतलब अगर टोटल पुअर देखें तो 510.4 मिलियन थे 2005 में, जो कि 274.5 मिलियन रह गए 2013 में। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 51% इन 2005, मतलब सब सहारन अफ्रीका में जो पॉवर्टी रेशियो 51% थी 2005 में, वो कम होकर 40.2% रह गई 2018 में। इन लेटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2018। लेटिन अमेरिका में 2005 में जो पॉवर्टी रेशियो 10% थी वो कम होकर 4% रह गई 2018 के अंदर। इट इज सीन दैट पॉवर्टी हैज आल्सो रिसरफेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री लाइक रशिया वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। अब कई जगह पर क्या हुआ कि पॉवर्टी जहाँ पर पहले देखी नहीं जाती, मतलब जहाँ पर पहले पुअर थे ही नहीं, वहाँ पर पॉवर्टी देखी जा रही है। ऐसा एग्जाम्पल है रशिया, ठीक है। The new Sustainable Development Goal of the United Nations proposes ending all type of poverty in 2030। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है सबका? यूनाइटेड नेशंस का ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो ये है कि 2030 में पूरी पॉवर्टी को खत्म कर दिया जाए, पॉवर्टी को खत्म ही कर दिया जाए। फिर है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी होती क्यों है, इसके रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। पॉवर्टी कंटिन्यू इन इंडिया फॉर मैनी रीजन्स। इंडिया में तो बहुत सारे रीजन है पॉवर्टी के। अब इसमें सबसे पहला है ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड देयर वाज अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दे डिस्करेज्ड दिस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड आल्सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिड्यूसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम ग्रोथ। मतलब जब हम पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था उस टाइम उन्होंने हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसको खत्म कर दिया। हम लोगों को मौका नहीं मिला तो इनकम ग्रोथ नहीं हो पाई। तो ये रीजन है पॉवर्टी का। उस समय लोग जो रिच हुआ करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट से अच्छा कमाया करते थे, अब वो पुअर हो गए। Second है the low level of economic development persisted for many years after independence due to population increase, per capita income growth was low, increasing poverty। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी इंडिया के अंदर। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाए और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जो पॉवर्टी का रीजन बना। थर्ड है द ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्रूव्ड अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर बट ओनली इन सर्टेन एरिया ऑफ कंट्री। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसने अपॉर्चुनिटी दी, एग्रीकल्चर को बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन कुछ ही एरियाज में, सारे एरियाज में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर है द ग्रोथ इन पॉपुलेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स विच फर्दर लेड टू पॉवर्टी। अब हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से इंक्रीज होती है कि जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उतनी जॉब्स है नहीं, जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर लीड टू एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस पॉवर्टी। अब जो सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं अलग अलग, उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, जिससे क्या होता है, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। हमारे ट्रेडिशंस की वजह से हम एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं कई जगह पर, तो जिससे पॉवर्टी इंक्रीज होती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैरिजेस में ही देख लो। जब शादियां की जाती हैं तो ट्रेडिशनली शादी करने के चक्कर में वो जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कर्जा होता है, फिर वो पुअर ही रह जाते हैं उस कर्जे को उतारते उतारते। देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर सोर्सेज, दैट इज वाई देयर आर लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज ऑल्सो। जो लैंड का है चाहे रिसोर्सेज का है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए डिफरेंस आ जाता है। इनकम जो है इनकम इनक्वालिटीज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। फिर लैंड रिफॉर्म हैव नॉट बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड लैक ऑफ एडिक्वेट लैंड रिसोर्सेज ऑल्सो रीजन फॉर मैनी पीपल टू बी पुअर। जो लैंड रिफॉर्म जो कार्यक्रम चलते हैं हमारे, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पास एल्टीट्यूड हाई जमीन ज़्यादा, पहाड़ी एरिया हमारे पास ज़्यादा आता है, जिससे क्या होता है, जो पुअर लोग जो है पुअर ही रह जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिनके पास भी ज़मीनें हैं वो ज़्यादा खेती कर नहीं पाते हैं, वहाँ पर पानी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ होती है, जिसकी वजह से वो लोग आज भी पुअर है। स्मॉल फार्मर बोरो मनी फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, लेटर ऑन फेल टू पे विच रिजल्ट इन डेब्ट ट्रैप। दिस हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस इन बोथ कॉजेज द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। अब क्या होता है, जो छोटे फार्मर होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी जमीन होती है, वो कर्जा लेकर के बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, हर चीज कर्जे पे लेते हैं। जब उनकी फसलें आती है तो वो कर्जा उतारने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि अपने परिवार के लिए एक भी गेहूं खाना चाहिए। उसके बाद वो कर्जा उतार नहीं पाते, तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे वो कभी भी उबर नहीं पाते और वो गरीब रह जाते हैं। तो ये रीजन है पॉवर्टी के, ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर मतलब पॉवर्टी को खत्म कैसे किया जाए, कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं हम पॉवर्टी को कम करने के लिए। Removal of poverty have been one of the major objective of Indian development strategy. The current anti-poverty strategy of government is based on the following two objectives.
दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, और दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को ज़्यादा टारगेट किया जाए, ज़्यादा उन पर फोकस किया जाए ताकि पॉवर्टी खत्म हो। तो सबसे पहले प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? द गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज लो टिल द 1980s तक तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, बट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस देन कॉजिंग सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रिडक्शन। उसके बाद ये बढ़ने लगी तो क्या हुआ, पॉवर्टी भी रिड्यूस होने लगी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इनका बीच में बहुत तगड़ा लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ में और पॉवर्टी। जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी पॉवर्टी कम होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि इंसान की स्किल को एनहेंस किया जा सकता है, काम करने की स्किल दी जा सकती है, जिससे क्या होता है वो ज़्यादा अर्न कर सकता है और अपनी पॉवर्टी को खत्म कर सकता है, जिससे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे विद होप ऑफ बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन। द पुअर में नॉट टेक डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पाते इस इकोनॉमिक ग्रोथ का, ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन पुअर इन रूरल एरियाज। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो रूरल एरिया में जो ज़्यादातर लोग रह रहे हैं वो आज भी गरीब है। तो इसके लिए क्या होता है, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। फिर क्या है, सेकंड क्या था, हमें एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करना चाहिए, मतलब उन पर फोकस करना चाहिए। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 1990। कब से स्टार्ट हुए, 1990 से एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम शुरू होते हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम हैव बीन मिक्स्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रॉपर टारगेटिंग। अब क्या होता है, इनके मिक्स रिजल्ट मिले हैं, मतलब कुछ जगह पे कम भी हुई है और कुछ जगह पे कम नहीं भी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ऑल्सो सम स्कीम ओवरलैप अदर, और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर देती हैं, ठीक है, मतलब एक स्कीम को लागू करते हैं तो दूसरी स्कीम का असर खत्म हो जाता है, तो ये ओवरलैपिंग होती है स्कीम्स की, तो जिससे प्रॉपर वर्क नहीं होता। दस द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम आर नॉट फुली रीचिंग टू द डिजर्विंग पुअर्स। सो नाउ द गवर्नमेंट इज एम्फेसिंग मोर ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इन सारे प्रोग्राम्स को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कि सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर, जिनके लिए बनाए गए हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे सम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इट वाज लॉन्च्ड इन 1993। इसको लॉन्च किया था 1993 में। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या कहा था, जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे शहरों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपना खुद का काम को खोल सके, खुद का बिजनेस कुछ कर सके। वो था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो कि स्टार्ट हुआ 1993 में। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1995। ये लॉन्च हुआ था 1995 में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। मतलब रूरल एरियाज में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके कि वो खुद का रोजगार खुद बनाए। एंड स्मॉल टाउन्स, टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब हैव बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। 10th 5-year प्लान था, उसके अंदर ये सेट किया गया था कि 25 लाख न्यू जॉब क्रिएट की जाएंगी। है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इट वाज लॉन्च्ड इन 1999। ये लॉन्च हुई थी 1999 में। द प्रोग्राम एम ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे फैमिलीज थी, उनको, इनका टारगेट था उनको ऊपर लेके आना। कैसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, लोगों के ग्रुप बना करके उनकी जरूरतों को पूरा करे ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इट वाज लॉन्च इन 2000। ये लॉन्च हुई थी 2000 में। अंडर दिस स्कीम एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विस सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ पर एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट दी गई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगी। क्या चीजें प्रोवाइड कराएगी? प्राइमरी हेल्थ, मतलब उनकी हेल्थ के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर दिए जाएंगे, और साफ पीने का पानी और बिजली उन्हें
प्रोवाइड की जाएगी इस केस के अंदर, ठीक है। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट वाज लॉन्च्ड इन 2005, ये लॉन्च हुआ था 2005 में। It aimed to provide 100 day of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas। मतलब साल में कम से कम 100 दिन उन्हें काम मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को साल में 100 दिन काम मिलना चाहिए ताकि अपनी बेसिक नीड्स को, जो गाँव में रह रहे हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सोशल इरोजन। इनका एक एम और था कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो पता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमें फ्यूचर को देखते हुए आज की नीड्स को पूरा करना है ताकि फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। किससे लड़ने के लिए? सूखे से, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये सब चीजों से लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब अंडर मनरेगा हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। अब मनरेगा में 100 दिन काम मिलना था, उसके अंदर 1/3 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया। मतलब जितनी जॉब्स हैं उसमें से 1/3 जॉब जो है वुमेन्स को दी जाएगी। इन दिस स्कीम द शेयर ऑफ SC ST वुमेन एट 23%, 17%, 50%। मतलब जो भी जॉब थी उसकी 23% SCs को दी जाएगी, 17% ST को मिलेगी और 53% वुमेन्स को मिलेगी, ठीक है, बाकी जनरल्स को। फिर द चैलेंजेस अहेड, अब पॉवर्टी के लिए आगे क्या चैलेंजेस है? पॉवर्टी रिडक्शन इज स्टिल अ मेजर चैलेंज इन इंडिया। पॉवर्टी रिडक्शन इंडिया के अंदर अभी भी एक सबसे बड़ी चुनौती है, ड्यू टू वाइड डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। क्योंकि यहाँ पर रूरल और अर्बन एरिया में और अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। फर्दर पॉवर्टी शुड इंक्लूड नॉट ओनली इन द मैटर ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड बट अदर फैक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सो ऑन। मतलब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गरीबी से नहीं कि लोग खाने के लिए प्रॉपर नहीं मिल रहा, यहाँ पर और भी चीजें हैं जो उनको नहीं मिलती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए। दे गिव अस कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। इसी से ह्यूमन पॉवर्टी अगर कंसेप्ट निकालना तो सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि अगले 10-15 सालों में जो पॉवर्टी है वो कम होगी। In addition to anti-poverty measure, government should focus on the following to reduce poverty. Anti-poverty measures तो लेनी ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड है यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब यूनिवर्सल बेस पर सबको बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम होनी चाहिए। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शंस, वुमेन को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए और जो वीकर सेक्शन है उनको ऊपर उठाने के लिए वर्क करना चाहिए ताकि गरीबी को कम किया जा सके। तो ये था पॉवर्टी चैलेंज इन इंडिया।